मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। अग्निपथ स्कीम इंडियन डिफेंस फोर्सेस की एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत अग्निवीरों को चयनित किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा और 4 वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत उन्हें डिफेंस सर्विसेज में काम करने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक निर्णय भारत सरकार ने लिया है और भारत सरकार की दूरगामी योजना के अंतर्गत ये युवाओं के लिए और देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है। मुझे इस योजना में 6 बड़े इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट फैक्टर्स दिखते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो इस योजना के अंतर्गत जिसका लाभ सबको मिलेगा वो ये है कि हमने देखा है कि अंग्रेजों के ज़माने से हमारे यहाँ पे रेजिमेंटलाइज्ड सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट होता था, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रदेशों के आधार पर जो रेजिमेंट्स बने थे। लेकिन अब अग्निवीर जो सिलेक्ट होंगे ये ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र, किसी भी समुदाय से हो, सिलेक्शन होगा एक ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर। और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है आने वाले दिनों में डिफेंस फोर्सेस में जाने का। साथ ही में ये अग्निवीर जो हैं ये साल में 2 बार चुने जाएंगे और आने वाले दिनों में भारत में लगभग हर वर्ष 50,000 से भी ज़्यादा अग्निवीर चुने जाएंगे। इस समय ये सारे के सारे पोस्ट्स नॉन कमीशन्ड रैंक्स पे, यानी एनसीओज जिन्हें बोलते हैं, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लेवल पर इनकी रिक्रूटमेंट्स होंगी। इस समय लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट्स अवेलेबल हैं। जेसीओ जिसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एनसीओज जिसमें इंक्लूडेड हैं उन पोस्ट्स के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं के लिए है। नंबर 2, इस योजना के अंतर्गत 17.5 से 21 साल के उम्र के नौजवानों के लिए ये योजना लागू होगी और इसका डायरेक्ट फायदा इन युवाओं को इस प्रकार से होगा कि एक तो 4 वर्ष के लिए उन्हें फौज या नेवी या एयरफोर्स के अंदर सेवा करने का मौका मिलेगा और साथ ही में 4 वर्ष के बाद उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर 25% युवाओं को डिफेंस फोर्सेस में कंटिन्यू करने का मौका भी मिलेगा। यानी जो आज भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि 4 वर्ष बाद बेरोजगार हो जाएंगे, ये भ्रांतियों में क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए प्रतिवर्ष 50,000 अग्निवीर हमारी सरकार, हमारे डिफेंस फोर्सेस हायर करेंगे। रेगुलर सर्विसेज में 15 साल, 17 साल की सर्विस में काम करने का मौका मिलेगा और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके डिसिप्लिन के आधार पर, उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिफेंस सर्विसेज ने रखा होगा। तो यानी जो लोग आज अग्निवीर बनेंगे उन्हें 4 वर्ष बाद भी कंटिन्यूटी का मौका मिलेगा। एक बहुत दूसरा बड़ा लाभ जो भारत को मिलेगा वो ये है कि भारत की डिफेंस सर्विसेज और यूथफुल हो जाएंगी। आज हमारी एवरेज एज डिफेंस सर्विसेज में 32 साल के करीब है और आने वाले दिनों में ये एज बढ़ेगी। लेकिन जब इस अग्निवीर योजना को लागू किया जाएगा, जो एवरेज एज है हमारे डिफेंस पर्सनल की वो 32 से घट के 26 हो जाएगी, जिससे हमारी डिफेंस सर्विसेज कंटिन्यूअसली यूथफुल रहेंगी और ये भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर हम दुनिया भर के देशों को देखें, अमेरिका को देखें, इजराइल को देखें, वहाँ पे भी अपनी डिफेंस सर्विसेज को यूथफुल रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं और उन कदमों में एक कदम ये भी है कि जैसे अमेरिका में 8 साल बाद आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऑप्शन मिलता है, इजराइल में आपको मैंडेटरी 3 साल की सर्विस डिफेंस फोर्सेस में करनी होती है। इस प्रकार से वो अपने डिफेंस सर्विसेज को फ्लेक्सिबल और यूथफुल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उस दिशा में भी एक कारगर कदम है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो युवा इस योजना में ज्वाइन करेंगे वो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट्स कोई भी ज्वाइन कर सकता है, परंतु जो 10वीं करके ज्वाइन करेगा उसे 12वीं करने का अवसर भी फौज के अंदर या डिफेंस सर्विसेज के आने के अंदर
अग्निवीर को मिलेगा, या 12वीं कक्षा में आने के बाद उसे ग्रेजुएट बनने का भी एक अवसर मिलेगा। तो यानी ये बड़ी अच्छी योजना है युवाओं के लिए कि वो अपना 10वीं 12वीं करके भी अगर फौज में जाते हैं या डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रख सकते हैं और आने वाले दिनों में अपने 4 वर्ष पूरा करने के उपरांत वो रेगुलर सर्विसेज में भी अदर सेलेक्ट हो सकते हैं या फौज के अदर सर्विसेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं और ऑफिसर रैंक्स के एग्जाम्स होते हैं या जेसीओ रैंक्स के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना। जो भी अग्निवीर इस योजना के अंतर्गत इस योजना में सिलेक्ट होगा, उसे हर वर्ष लगभग 30,000 रुपया पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 33,000 रुपया प्रतिमाह, तीसरे वर्ष में 36,000 रुपया प्रतिमाह और चौथे वर्ष में 40,000 रुपया प्रतिमाह की सैलरी भी मिलेगी। और इस सैलरी में कुछ डिडक्शंस के बाद उन्हें 4 वर्ष के बाद 12 लाख रुपए का अमाउंट सेवा निधि के रूप में भी मिलेगा। तो यानी 4 वर्ष में जहां वो लगभग 12 से 13 लाख रुपया प्रतिमाह कमाएंगे भी, वहीं 4 वर्ष बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें 12 लाख रुपया और मिलेगा, जिसका मतलब है इन 4 वर्षों में वो 25 से 28 लाख रुपए के करीब कमाएंगे भी, और जिससे उनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी बढ़ सकती है। और उसके अलावा 25% में अगर वो आते हैं तो वो अपनी सर्विस कंटिन्यू भी रख सकते हैं, यानी उनको पुनः 15 साल काम करने का मौका मिलेगा। तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का जो ये लाभ है, ये हमारे युवाओं को मिलेगा। फौज से रिटायर होने के बाद वो वापस अपने प्राइवेट सेक्टर में आ सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। 5वीं बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन अग्निवीर युवाओं को 4 साल की अवधि कंप्लीट करने के बाद अगर वो रिटायर होते हैं तो उन्हें अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी, और इस स्किल सर्टिफिकेशन के अंतर्गत उन्हें प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की सहायता मिलेगी, उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस में, पुलिस सर्विसेज में भी प्राथमिकता मिलेगी, और 4 वर्ष के अंतराल में उन्होंने बहुत सारी लर्निंग्स, ट्रेनिंग्स, टेक्नोलॉजी को सीखा होगा और उसके आधार पर उनकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ी होगी और वो अपना काम या किसी और कंपनी के लिए बाहर जाके काम करने में सक्षम भी होंगे। तो ये बहुत अच्छी योजना है कि युवा वर्ग अगर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है और साथ ही में अपने कौशल को भी बढ़ाना चाहता है और उसके उपरांत तो वो कुछ पैसा जमा करके अपना काम करना चाहता है, ये बहुत अच्छी योजना है। मुझे लगता है कि इस योजना के अंतर्गत ये जो 5वां बिंदु मैंने आपको बताया, ये युवाओं को आत्मनिर्भर भी बनाएगा और देश के प्रति सेवा का भाव भी जगाएगा। छठा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा जो है वो है राष्ट्र की सुरक्षा। हम लोग आज अगर अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के लिए जाएंगे तो हमें देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने में हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। हम सब जानते हैं कि इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत किन परिस्थितियों में घिरा हुआ है। जिस प्रकार के नेबरिंग कंट्रीज हमारे देश के आसपास हैं, उनमें बहुत सारे देशों ने अपनी कैपेबिलिटीज, डिफेंस कैपेबिलिटीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। इसलिए आने वाले दिनों में ये बहुत जरूरी है देखना कि जिस प्रकार की तकनीक से युद्ध लड़े जाएंगे उसमें साइबर सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा उपयोग में लाए जाएंगे। फील्ड के अंदर जब बैटलफील्ड से वहां हमारी सेनाएं लड़ रही होंगी, किस प्रकार का डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, किस तकनीक का डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम हमारी डिफेंस यूज कर रही होगी, ये डिटरमाइन करेगा कि कितना सक्सेस हमारे डिफेंस फोर्सेस को मिलेगा या कितना अपर हैंड हमारे डिफेंस फोर्सेस को मिलेगा। ये देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की तकनीक या ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये डिटरमाइन करेंगे कि किस लेवल पर, किस इनोवेशन लेवल पर, किस क्रिएटिव लेवल पर एक डिफेंस सिस्टम एक देश ने खड़ा किया है। जितने स्तर पर एक देश की डिफेंस सिस्टम खड़ी होगी, जितने हायर टेक्नोलॉजीज के ऊपर देश का डिफेंस सिस्टम खड़ा होगा, उतना ही देश का डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा, उतना ही दुश्मन देश हमारी देश की ओर नजर उठाने की कोशिश
नहीं करेंगे। हम अगर पड़ोसी देश चाइना की उदाहरण ले लें, अगर चाइना की कैपेबिलिटीज के साथ भारत की कैपेबिलिटीज को कंपेयर करें तो हम देखेंगे जहां भारत प्रतिवर्ष $70 बिलियन का बजट अपने रक्षा पे खर्चता है, वहीं चीन $250 बिलियन से भी ज्यादा बजट अपने डिफेंस के ऊपर खर्चता है, जो कि भारत के डिफेंस बजट से 4 गुना ज्यादा है। इसके अलावा प्रति वर्ष वो लगभग 8 से 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अपने रक्षा बजट में करता है। इसी के साथ साथ उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। हमारी $70 बिलियन के बजट में लगभग 55% का जो बजट है वो सारे का सारा पेरोल्स में चला जाता है, और मात्र 15 से 18% हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स की परचेज या कैपिटल एक्सपेंडिचर में करते हैं, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। क्योंकि आज की तकनीक और टेक्नोलॉजी को देखें तो ये 15 से 18% का अमाउंट बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और इससे देश की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा एश्योरेंसेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। हमने कुछ दिनों में देखा है कि पीछे ऑब्सलीट इक्विपमेंट्स के कारण से कितनी सारी परेशानियां भारतीय डिफेंस सर्विसेज को उठानी पड़ी हैं। अगर हम आज चाइना से अपने आप को कंपेयर करें, उनके एयरक्राफ्ट्स को कंपेयर करें, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट्स को कंपेयर करें, उनके हेलीकॉप्टर्स, फाइटर हेलीकॉप्टर्स को कंपेयर करें, या उनके टैंक्स, या उनके आर्मरी को, या उनके सबमरीन्स को, या और भी डिफेंस इक्विपमेंट्स को अगर कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि भारत चीन के मुकाबले में बहुत पीछे है, और हमारी डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो कदम सरकार ने उठाया है, इस कदम से बहुत सारी उपयोगिताएं हमारे देश को मिलेंगी। एक यूथफुल डिफेंस सिस्टम हमारे पास होगा, युवा इस डिफेंस सिस्टम को मैनेज करेंगे, नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी उनको सिखाई जाएगी, और देश के पास बहुत सारा बजट जो आज केवल पेरोल में जाता है, वो बजट के बहुत सारा भाग देश के पास अवेलेबल होगा, जिसका फायदा सीधा देश की तकनीक को लेने में, तकनीक को निर्माण करने में डिफेंस फोर्सेस लगाएंगे, और देश की सुरक्षा को और कारगर बनाएंगे। सारे युवाओं को यह सोचना चाहिए कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और अगर आज भारत सरकार ने कोई ऐसी योजना लाई है जिससे देश की सुरक्षा और युवाओं की स्किलिंग और युवाओं का कंट्रीब्यूशन देश की सुरक्षा के लिए लाया जा सकता है, तो उसे पुनः सही मन से युवा हमारे देखें, और देखें कि वो अपने देश के प्रति कैसे और अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।